नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जहां हमने ये पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि कई बार आप ऐसे पढ़ते होंगे कि यह वस्तु 5000 साल पुरानी है, यह वस्तु 7000 साल पुरानी है, यह वस्तु 1 लाख साल पुरानी है। तो जब आप ये सब चीज़ें सुनते होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा। प्रश्न ये उठता होगा कि किस आधार पर यह तय किया जाता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। तो इस चैप्टर में हम ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका प्रयोग पुरातात्विक करते हैं और फिर ये बताते हैं कि यह चीज़ इतने साल पुरानी है। तो इतिहास के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके इतिहास में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, उनके लिए चैप्टर बड़ा मज़ेदार होने वाला है। अदरवाइज चैप्टर तो बोरिंग है। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं इस चैप्टर को और जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर किस प्रकार से वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है और किस प्रकार से ये चीज़ तय की जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और अच्छी खासी ये प्रस्तावना है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं इतिहास और पुरातत्व की, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतिहास और पुरातत्व दोनों एक ही है। जी नहीं, इतिहास एक अलग चीज़ है और पुरातत्व विज्ञान एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य यही है कि अतीत में छुपे हुए जितने भी रहस्य हैं उनको उजागर किया जाए और अतीत का फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। अतीत की जितनी भी बातें हैं उन सभी जानकारियों को हम जान सकें। तो अतीत के पुनर्निर्माण के लिए वैसे तो बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन इतिहास में ध्यान रखना, इतिहास में सिर्फ और सिर्फ लिखित स्रोतों का प्रयोग होता है। यानी कि इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है? इतिहास में सिर्फ हम लिखित स्रोतों का प्रयोग करेंगे, साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम पुरातत्व की बात करते हैं तो पुरातत्व में अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? लिखित सामग्रियों का, साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किस में किया जाता है? इतिहास में किया जाता है। जबकि पुरातत्व में पुरातत्व अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा बनाई गई कौन कौन सी चीज़ें थीं, वो किस उपयोग में लाई जाती थी। बड़े पैमाने पर जो खुदाई होती है, उस खुदाई के माध्यम से जो सामान मिलता है उसका जो अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि प्राचीन मनुष्य कैसे रहता था, वो किन बर्तनों का प्रयोग करता था, वो किन औजारों का प्रयोग करता था, कैसी इमारतों में रहता था। अगर इमारतों में रहता था तो वो कच्ची ईंटों की बनी थी या पकी हुई ईंटों की बनी थी। बर्तन कैसे यूज़ करता था? पॉलिशदार यूज़ करता था या सादे यूज़ करता था? धातु की वस्तुएं थी या फिर कैसी वस्तुएं थी? क्या मूर्तियां मिली हैं? क्या सिक्के मिले हैं? जब हम इन जब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो ये पूरा तत्व के अंतर्गत आता है। यानी कि लिखित स्रोतों का जब आप अध्ययन करोगे तो क्या कहलाएगा? इतिहास का अध्ययन। और जब आप निम्नलिखित चीज़ों का अध्ययन करोगे, जैसे कि मैंने अभी चर्चा करी, जो खुदाई के दौरान सामान मिलता है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये पूरा तत्व के अंतर्गत आता है। तो इतिहास और पूरा तत्व दोनों ही चीज़ें क्या हैं? अलग हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों का क्या है? सेम है कि इतिहास में जो छुपे हुए रहस्य हैं उन रहस्यों की जानकारी निकाली जाए और आज की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता से अवगत करवाया जाए। इसके अलावा दो चीज़ें और भी ध्यान रखने की जरूरत है भाई। जो खुदाई के दौरान सिक्के मिलते हैं, इन सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले एक नंबर में कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जबकि जो शिलालेख मिलते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि प्राचीन काल में जो धातुओं पर लेख पाए जाते थे उन्हें अभिलेख कहा जाता था, पत्थरों पर लेख पाए जाते थे शिलालेख कहा जाता था। तो शिलालेख के अध्ययन के लिए जो शाखा बनाई गई है वो पुरालेख शास्त्र है। यानी कि सिक्कों के अध्ययन के लिए जो शाखा है वो कौन सी है? मुद्रा शास्त्र। तो मुद्रा शास्त्री किसका अध्ययन करते हैं? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। और पुरालेख शास्त्री किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि इतिहास और पुरातत्व दोनों का कितने उद्देश्य हैं? एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? अतीत को जानना। और इतिहास क्या है? इतिहास साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन पर है, लिखे हुए स्रोतों के अध्ययन पर है। जबकि पुरातत्व जो है वो खुदाई के दौरान जो सामान मिलता है उसके अध्ययन पर है। इसके अलावा सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और जबकि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अब देखो, हमारा जो अतीत है ना, मनुष्य का जो अतीत है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है ऐतिहासिक और दूसरा भाग होता है पूर्व ऐतिहासिक। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का यूज़ कीजिए। देखो, हम ना प्रॉपर हिंदी माध्यम को पढ़ा रहे हैं, फिर भी जितनी कोशिश की जाएगी हम अंग्रेजी वर्डों का यूज़ करेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि 10-10 हज़ार बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, बट कमेंट जो है 10 से 15 बच्चों के आते हैं। तो कम से कम कमेंट्स करोगे। अब देखो, ये इतनी बड़ी बुक है, 400 पेज की बुक है। इस बुक को कवर करवाने के लिए हमें तो भी तो एक मोटिवेशन की जरूरत होती है।
तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। अब देखो भाई आगे, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, मानव अतीत को कितने भागों में बांटा गया है? मानव अतीत को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? ऐतिहासिक, और दूसरा क्या है? पूर्व ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक में क्या अंतर है? तो देखो, जब हम ऐतिहासिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आज से लगभग 5000 साल तक पहले के जितने भी क्षेत्र हैं, आज से लगभग 5000 साल तक के पहले के जितने भी क्षेत्र हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं और वहाँ से जो लेखन कार्य का शुरू हुआ उसका अध्ययन करते हैं, ये सब ऐतिहासिक गतिविधियाँ हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ, यानी कि प्रारंभ में मनुष्य कैसे लिखता था, किन लिपियों का प्रयोग करता था, क्या वो धातुओं पर लिखता था या भोजपत्रों पर लिखता था, वो कैसे उसका उपयोग करता था, और जो लिखावट होती थी वो किसके लिए होती थी, यानी कि जो लेखन कार्य होता था वो किसके लिए होता था, किन विषयों पर लेख लिखा जाता था। तो जब हम मानव अतीत का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि साक्षर मनुष्य का जो इतिहास है वो बहुत ही कमजोर रहा है, बहुत ही कम रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक काल की गतिविधियां हैं, तो ऐतिहासिक काल की गतिविधियों में हम क्या बात कर रहे हैं कि लेखन कार्य का विकास कब हुआ, और हद से 5000 साल पहले तक की बात करते हैं। लेकिन जब आप पूर्व ऐतिहासिक या प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो लगभग लगभग हम 30 लाख साल पुराने टाइम तक की बात करते हैं, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि लाखों लाख साल का इतिहास है क्या? पूर्व ऐतिहासिक काल। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बॉक्स में थोड़ा सा आपको पुरातत्व के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो देखो, हर सोसाइटी का अपना एक अतीत होता है, हर समाज का अपना क्या होता है? एक अतीत होता है। लेकिन उस अतीत के बारे में पता कैसे चले? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर हम देखें तो अगर आप किसी से पूछो कि आपके परदादा के परदादा का नाम क्या था, तो शायद वो बता नहीं पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है। लेकिन जिसके परिवार में लोग राजे रजवाड़े थे, जिनके परिवार के लोग बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा अमीर थे, उच्च घरानों से थे, उनको अपने पूर्वजों की जानकारी होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने पूर्वजों की जानकारी नहीं होती है, परदादा के परदादाओं का नाम नहीं पता होता। बताओ क्यों? उसका रीज़न यही है क्योंकि वो साक्षर नहीं थे। तो ऐसे में कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं था, कोई लिखित ग्रंथ नहीं था, तो चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तो लेकिन ये बात ध्यान रखना, हर समाज का एक अतीत तो होता ही है, और पुरातत्व की जो उत्पत्ति है वो इसीलिए हुई है ताकि हम ना इतिहास की खोज कर सकें। पुरातत्व विज्ञान जो है उसका काम ही यही है कि वो क्या करे, पुरानी चीज़ों को खोजे और खजानों की खोज करे, और उसके बाद ये बताए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, किस यूज़ में लाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का नाम आता है, 1817 की बात है। 1817 में एक व्यक्ति हैं, ये डैनिश विद्वान हैं जिनका नाम है सीजे थॉमसन। तो सीजे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने ना क्या करा, टाइम पीरियड को 3 भागों में बांट दिया। पहले चरण में पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जहां पर हमें सारा का सारा इतिहास किससे पता चल रहा है? पाषाणों से पता चल रहा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। जब आप हिस्ट्री को डीपली पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। फिर कांस्य युग में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलेगा कि जब लोहे का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, कांसे का प्रयोग किया जाता था। आगे चलकर फिर लोहे का जब प्रयोग हुआ तो महाजनपदों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि सीजे थॉमसन ने पुरातत्व के हिसाब से कितने भागों में बांटा इतिहास के प्रारंभिक चरण को? 3 भागों में। पहला कौन सा? पाषाण काल, ठीक है, जो कि पत्थरों के से जुड़ा होगा, पत्थरों की आयु से जुड़ा होगा, जिसमें हम पत्थरों के आधार पर इतिहास के बारे में बताएंगे। फिर होगा कांस्य युग और फिर होगा लोह युग। भारत में भी पुरातत्व की शुरुआत ऐसे हुई। पहले प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा किया गया, फिर ये देखा गया कि ये कितनी पुरानी होंगी, फिर ये देखा गया किन चीज़ों के लिए यूज हुई होंगी, और जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिली वहाँ वहाँ खुदाई करवाई गई और बहुत सारे सामान हमें वहाँ पर मिले, और उन सामान के आधार पर हमने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पता लगाया। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन करोगे 5वें चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसे तो पता चला। तो पुरातत्व का काम क्या होता है? पुरातत्व का काम ये होता है कि हर समाज के इतिहास की जानकारी वो निकाले, और इसके लिए वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो मन में ये प्रश्न हमेशा बना रहना चाहिए, ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है। 2 टाइप होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। पहला टाइप होता है क्या, कि जो आ रहा है करते जाओ, जो लिखा है वो मानते जाओ। दूसरा तरीका पता है, ये सोचो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, अगर वो बंदा ऐसा कह रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखो, पुरातात्विक स्थल और उसकी बनावट, यानी कि जितने भी पुरातात्विक स्थल खुदाई के दौरान मिले हैं उनकी बनावट कैसी होती थी। तो देखो, कुछ तो स्थल ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, और कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। ये बात आप सभी को पता है। तो पुरातत्व उन अवशेषों का अध्ययन करता है। अवशेष का मतलब क्या होता है? बची कुछ चीजें। ये बात ध्यान रखना, अवशेष का मतलब क्या होता है? बची कुछ चीजें। तो पुरातत्व किन चीजों का अध्ययन करता है? तो पुरातत्व उन अवशेषों का अध्ययन करता है जो मानव द्वारा बनाई गई थी चीजें, या फिर समय के साथ परिवर्तित हो गई थी। लाइक डेट जब खुदाई होती है तो जैसे चक्कियों के पत्थर मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं,
तो हम उसके आधार पर अध्ययन करते हैं कि ये मुद्राएं किस लिए यूज होती होंगी, ये पत्थर किस लिए यूज होता होगा। तो पुरातत्व किन अवशेषों के अध्ययन पर आधारित है? तो पुरातत्व उन अवशेषों के अध्ययन पर आधारित है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें थी और समय के साथ परिवर्तित हो गई। इनसे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उत्पादन की प्रक्रिया कैसी थी, सामान कैसे बनाया जाता था, जो चीजें मिली हैं उसमें कच्चा माल कौन सा प्रयोग होता था, और फिर हम ये भी देखते हैं क्या वो जो कच्चा माल है वो वही मिलता था। क्योंकि आप सभी को पता है किसी एक चीज को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो वो अलग अलग क्षेत्रों से छोटे छोटे टूल्स मंगाए जाते हैं और फिर उन्हें तैयार करके एक बड़ी चीज़ बना दी जाती है। तो ऐसे खुदाई में जब कोई चीज़ मिलती है तो इतिहासकार पुरातात्विक पता है क्या करता है? वो सबसे पहले ये देखता है कि ये चीज़ किस किस चीज़ से बनी है, और वो चीज़ जिन जिन चीज़ों से बनी है क्या वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। और अगर वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी मेरे भाई, तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो उनका और किसी से संबंध नहीं होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहीं और से मंगाई गई है तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र का संबंध दूसरे क्षेत्र से भी होगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे बंदे क्या हैं, अलग अलग टाइप के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वो अलग अलग देशों से हैं। तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि उन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। इसी प्रकार से पुरातात्विक भी क्या करते हैं, खुदाई के दौरान जो उन्हें सामान मिलता है उस सामान के दौरान ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाकर उन सामानों को बनाया गया है, और फिर उसी के आधार पर वो कहते हैं कि इन क्षेत्रों का उन क्षेत्रों से संबंध होगा। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उत्पादन को तैयार करने में कौन कौन सी तकनीक का यूज़ किया गया होगा, किन किन वस्तुओं का उपयोग किया गया होगा। ये सारे कौन से साक्ष्य होते हैं? ये मानव निर्मित बनाए गए साक्ष्य होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन से? इको इफेक्ट की। यानी कि इको इफेक्ट जो है वो दूसरी तरीके का एक सबूत होता है। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। ये जैविक और पर्यावरणीय अवशेष होते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक अवशेष होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जानवरों की हड्डियां होती हैं, पौधों के अवशेष पाए जाते हैं खुदाई के दौरान, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टियां हैं, तलछट हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पर कोई नदी है तो सूख गई, तो क्यों सूख गई। इस तो जो पर्यावरणीय जो इकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इको इफेक्ट वाली जो चीज़ें हैं जो खुदाई में मिलती हैं, इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि लोग कैसी जलवायु में रहते थे, कैसा भोजन खाते थे, जलवायु में चेंज आया तो कैसे आया, और मनुष्य पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा। तो पुरातात्विक स्थल की जब खुदाई होती है तो उससे कितनी सारी चीज़ें पता चलती हैं, ये बात आपको पता चल चुकी है। अब हम पुरातात्विक स्थलों की बात कर रहे हैं। मेन मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है भाई, वैसे तो हर लाइन इसमें हाईलाइट है। तो जब पुरातात्विक स्थलों की बात करोगे तो पुरातात्विक जितने भी स्थल पाए जाएंगे खुदाई के दौरान, वहाँ से मानव निर्मित सामान भी मिलेगा, ये बात हमें पता चल गई, और पर्यावरणीय अवशेष भी मिलेगा, ये बात हमें पता चल गई। तो पुरातात्विक स्थल होता क्या है? कोई आपसे क्वेश्चन पूछे आखिर एक पुरातात्विक स्थल की परिभाषा क्या है, तो पुरातात्विक स्थल वो स्थल कहलाएगा जहाँ मानव गतिविधियों के चिन्ह मिलेंगे। तो देखो, इस पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह तो मनुष्य ने निवास नहीं किया, बहुत सारी जगह आज भी जंगल ही जंगल हैं, और वहाँ मनुष्य आज भी निवास नहीं कर पा रहा है, इतने घने जंगल हैं। तो पुरातत्व ना उन्हीं स्थलों की खोज करता है जहां पर उसे ऐसे सबूत मिलते हैं कि कभी यहां पर मनुष्य रहता होगा। क्योंकि जहां पर मनुष्य नहीं रहता होगा पुरातत्व उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां मनुष्य रहता होगा वहीं सभ्यताओं का विकास हुआ होगा, वहीं अतीत की गतिविधियां हुई होंगी। जैसे कि जब प्राचीन काल की खोज हुई तो पता चला कि मनुष्य शुरू में गुफाओं में रहता था, अब वो गुफाओं में चित्रकारी भी करता था। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा से संबंधित एक शहर है, आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वहां से हमें पत्थर के औजार मिले। अब अगर पत्थर के औजार मिले तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को लोहा का यूज करना आता नहीं होगा, या फिर लोहे होंगे ही नहीं उस समय। तो पुरातात्विक स्थल वो स्थल है जिसमें पुरातात्विद उन जगह की खोज करना चाहता है जहां पर उसे मनुष्य की गतिविधि के कुछ चिन्ह मिलेंगे। जहां पर मनुष्य निवास ही नहीं करता होगा उस जगह की खोज की ही नहीं जाएगी। अब जो पुरातात्विक स्थल हैं इनके भी दो तरीके होते हैं। कोई जगह पुरातात्विक स्थल कैसे बनती है, कोई जगह पुरातात्विक जगह कैसे बनती है, वो भी दो वजह होती है उसकी। एक होती है सांस्कृतिक और एक होती है प्राकृतिक। अब देखो सांस्कृतिक का मतलब क्या है? देखो संस्कृति का मतलब है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, किस प्रकार से रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब कौन से कारक होते हैं? सांस्कृतिक कारक होते हैं। तो ये सब चीज़ें मनुष्य जानबूझकर एक जगह पर करता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम वैसी ही गतिविधियों को फॉलो करते हैं। जैसे कि अपने अपने तरीके से घर बनाएंगे, हर किसी का अलग तरीका होता है घर बनवाने का, सामानों को यूज़ करने का अलग तरीका होता है। कचरे के निपटान के लिए कुछ लोग गड्ढों में कचरे को दबाते हैं, कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुदाई के दौरान जब मिलती है पुरातात्विदों को तो वो ये कहते हैं कि इस क्षेत्र की संस्कृति कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी क्षेत्र की खुदाई हुई तो वहाँ पर अगर ये मान के चलो कपास मिला, यानी कि सूती कपड़ा मिला, तो इससे पता चलता है वहाँ के लोग सूती कपड़ा पहनते होंगे। जौ के गेहूं के दाने मिले तो इससे पता चलता है यहाँ के लोग जौ और गेहूं के दाने खाते होंगे। तो जो सांस्कृतिक कारक है उसमें खाने पीने ओढ़ने पहनने ये सब चीज़ें मिलती हैं। जैसे
कहीं की खुदाई में कब्रें मिली, तो कब्रें मिलने से क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग अंतिम संस्कार कैसे करते होंगे, यहाँ के लोग अंतिम संस्कार शवों को दफना के करते होंगे। तो ये सब सांस्कृतिक कारक में आते हैं। इसके अलावा जब हम प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं तो इसमें हम हवाओं का अध्ययन, पानी का अध्ययन, जलवायु का अध्ययन करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लेकर आती है। क्योंकि जितने भी ये इफेक्ट हैं पर्यावरण के, ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को क्षरण भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बनाए भी रखते हैं। प्रकृति विनाश का भी कारण है, प्रकृति निर्माण का भी कारण है। जैसे देखो, वैसे तो प्रकृति ज़्यादातर चीज़ों को नष्ट कर देती है, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीज़ें क्या है, खत्म होती जाती हैं। लेकिन कई बार प्रकृति की वजह से ना इतिहासकारों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है, पुरातात्विदों को भी बहुत सारी मदद मिली है। पता है कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल दिया है, इटली की एक जगह थी पोम्पई शहर। इटली का कौन सा शहर था? पोम्पई शहर। 11वीं क्लास की हिस्ट्री में आपने इसे पढ़ा होगा, अगर वास्तव में पढ़ा होगा तो 11वीं क्लास की हिस्ट्री में ये था, जैसे कि यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, कि इटली का एक शहर था पोम्पई, और वहाँ पर 79 CE में ना एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और उस बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से ना बहुत सारी राख निकली, और इस राख के नीचे पोम्पई शहर दब गया। अब पोम्पई शहर जब उस राख के नीचे दब गया, तो वहाँ के जितना भी सामान था वो संरक्षित ही रहा, क्योंकि धूप बारिश उस क्षेत्र को प्रभावित ही नहीं कर पाई, वो सारी चीज़ें तो नीचे दबी थी। अब आगे चलकर जब पुरातात्विदों ने इस क्षेत्र की खुदाई करी, तो वहाँ से बहुत सारे पेपराइस के पत्ते मिले, तो इससे पता चलता है वहाँ पर लेखन कला का विकास था। इसी प्रकार से एल्प्स के बर्फीले क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें नीचे दबी हुई हैं, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में जरूर पढ़ा होगा, मिस्र के पिरामिडों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो कि 11वीं क्लास में इंग्लिश में भी लेसन था। तो मिस्र के जो पिरामिड थे, वहाँ पर जितने भी अवशेष मिले हैं, वो इसी वजह से मिल पाए हैं क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सुरक्षित रख रखा था। तो क्या पता चला आपको अब तक इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा कि इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर होता है। सिक्कों के अध्ययन और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र और शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि ऐतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है। फिर हमने ये देखा कि पुरातात्विक स्थल कैसे माना जाता है। उसमें हम ये देखते कि मनुष्य द्वारा निर्मित सामान किस लिए यूज होते थे और पर्यावरण का उस पर क्या इफेक्ट होता था। फिर हमने ये भी देखा कि पुरातात्विक जो हैं वो केवल उन्हीं जगहों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर मनुष्य कभी निवास करता होगा, जहाँ उन्हें आशा थी कि मनुष्य की यहाँ पर बस्तियाँ होंगी। और इसमें भी दो चीज़ें फैक्टर करती हैं, एक सांस्कृतिक और एक प्राकृतिक। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे कि जो पुरातात्विद होते हैं ये किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं अपनी खोज के लिए। तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुरातात्विक अन्वेषण और एक होती है पुरातात्विक खुदाई। यानी कि जितने भी सबूत मिलते हैं उसकी जानकारी के लिए कि ये चीज़ें किस लिए यूज़ होती होंगी, ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, इन सब के लिए कितने टाइप होते हैं, कितनी विधियां होती हैं? दो होती हैं। एक होता है पुरातात्विक अन्वेषण और दूसरा होता है पुरातात्विक खुदाई। अब ये क्या होता है अभी बता देते हैं आपको। तो देखो, अन्वेषण का मतलब होता है वैसे खोज। हिंदी थोड़ी सी टफ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं एक एक वर्ड को देखो डिफाइन कर रहा हूँ। तो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज। तो पुरातात्विक अन्वेषण क्या है? तो जैसे किसी क्षेत्र की खुदाई हुई, अब वहाँ पर जितने भी अवशेष मिले तो उन अवशेषों का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, विभिन्न तकनीकी माध्यम से उसकी पता लगाया जाएगा कि ये चीज़ें किन चीज़ों के लिए यूज होती थी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि खुदाई किस जगह पर की जाए। ये थोड़ी है कि एक तरफ से पूरी की पूरी पृथ्वी को खोद दोगे और फिर वहां से बहुत सारा सामान मिलेगा, फिर आप उसका अध्ययन करोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसके लिए जो पुरातात्विद हैं वो सबसे पहले एक तकनीक का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? हवाई सर्वेक्षण करते हैं। क्या करते हैं? हवाई सर्वेक्षण करते हैं। वो विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि हवाई जहाज से वो उड़ान भरेंगे और पता है क्या करेंगे? वो नीचे उन क्षेत्रों के बारे में पता लगाएंगे कि कहीं पर अगर मान लो उन्हें टीले दिखाई दे गए। टीले क्या होते हैं? जमीन से ऊपर एक आकृति होती है उठी हुई, उसे क्या कहते हैं? टीले। तो ये पुरातात्विद क्या करते हैं? किसी एक क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हैं, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस क्षेत्र को चेक करते हैं। अगर वहां पर मान लो कहीं पर टीले मिल गए तो फिर वो वहीं पर रुक जाएंगे। फिर वो अपनी टीम को बुलाएंगे और उस क्षेत्र की खुदाई होगी और ये जाना जाएगा कि टीले बने तो बने कैसे। यानी कहीं पर कोई टीले है तो उसके नीचे कोई चीज़ दबी भी होगी, क्योंकि जमीन से ऊपर कोई चीज़ उठी हुई है तो पक्का कोई चीज़ उसके नीचे दबी होगी। तो इस प्रकार से ना पुरातात्विद हैं वो उन जगहों की पुरातात्विक स्थलों की खोज कैसे करते हैं? तो वो उसके लिए क्या करते हैं? हवाई सर्वेक्षण करते हैं और जहाँ पर उन्हें टीले दिखाई देते हैं, फसल उगाने के क्षेत्र दिखाई देते हैं, वहाँ पर फिर वो क्या करते हैं? अपनी अलग अलग तकनीक के माध्यम से उस क्षेत्र की खोज करते हैं। इसके लिए जो सबसे बढ़िया सिस्टम यूज़ किया जाता है वो GIS यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे।
तो आज आपको पता है टेक्नोलॉजी का युग है। आज तो सैटेलाइट के माध्यम से बहुत सारे चित्र लिए जाते हैं और उस सैटेलाइट के माध्यम से जब हमें कोई एक अलग सी चीज़ दिखाई देती है तो वहाँ की बड़े पैमाने पर खुदाई करवाई जाती है और फिर उसके नीचे से जो सामान मिलता है उसका अध्ययन करके पता लगाया जाता है कि इतने समय पहले लोग ऐसे ऐसे इन चीज़ों का प्रयोग करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में विजयनगर की जो सभ्यता थी, जो और सांची के स्तूप थे, सांची भोपाल की एक जगह है, विजयनगर कर्नाटक के पास है। तो ये सब जो परियोजनाएं थी, टू रेंस जो परियोजनाएं थी, ये सब हमें ऐसी पता चली हैं जिसमें सर्वेक्षण हुए, हवाई सर्वेक्षण हुए, वहाँ पर टीले मिले, खंडर मिले, फिर क्या हुआ, वहाँ की खोज शुरू हो गई। तो पुरातात्विक अन्वेषण कैसे, यानी कि पुरातात्विक स्थल का कैसे पता लगाते हैं, कैसे वो निश्चित करते हैं कि हमें इस क्षेत्र की खुदाई करनी है और फिर खुदाई के बाद उन्हें सभ्यता कैसे मिल जाती है, ये प्रश्न हमारे मन में कई बार उठने चाहिए। क्योंकि अगर एक तरफ से खुदाई करने लगे तो फिर तो भैया सारे घर ही गिराने पड़ जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो पुरातत्व स्थल को निर्धारित करने के लिए जीपीएस का भी बहुत ज़्यादा सहारा लिया जाता है। तो जीपीएस के माध्यम से जो है पूरे के पूरे सिस्टम को सेट किया जाता है, उसका एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर बस्तियाँ ऐसे ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे लोग होंगे। जैसे हड़प्पा के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा में गलियाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, नालियाँ कैसी थी, ये सब इन्हीं सिस्टम से पता चलता है। इसके अलावा इतिहासकार इस बात को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं क्या, कि अगर कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है तो क्यों रह रहा है, उसने इस जगह को ही रहने के लिए क्यों चुना, आखिर वहाँ पर वो क्या चीज़ें थीं। तब वो आपको बताते हैं कि जैसे कि हड़प्पा बस्ती हो गई या मेसोपोटामिया के शहर हो गए जो कि आपने पहले पढ़े होंगे, तो ये क्षेत्र वहाँ पर क्यों बसे। तो शुरुआत में बस्तियाँ नदियों के किनारे बसी, उसका रीज़न ये था नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी। तो नदियों के आसपास की जब भूमि उपजाऊ थी तो क्या होता था मेरे भाई, तो वहाँ पर इंसान खेती आराम से कर सकता है। पानी के लिए इंसान नदियों पर ही पूरी तरीके से निर्भर था। पहले का इंसान पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड था। तो ऐसे में नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ही ज़्यादातर बस्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा अतीत को बेहतर रूप से जानने के लिए आज बहुत सारी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर खोजें की जा रही हैं और उत्खनन यानी कि खुदाई कार्य किए जा रहे हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई कार्य, और इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी का नाम है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जिसे हम जीपीआर कहते हैं। इसी प्रकार से एक और तकनीक है जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध का सर्वेक्षण। इसी प्रकार से एक और तकनीक है जिसका नाम है मैग्नेटोमेटेरी। तो ऐसी तकनीक का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर जो है पुरातात्विद इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, प्राचीन सभ्यताओं का पता लगा रहे हैं। हाल ही के वर्षों में एक और नई तकनीक है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जा रही है, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, जिसे हम लिडार के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी चीज़ें दफन हैं, उन दफन चीज़ों की खोज के बारे में जो है ये सिस्टम, यानी कि जो लिडार सिस्टम है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इस सिस्टम में पता क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, एक ना सर्वेक्षण किया जाता है जिसके लिए लेजर स्कैनिंग की जाती है। अब क्या होता है, एक विमान जा रहा है, हवा में विमान उड़ रहा है जिसमें पुरातात्विक बैठे हैं और ये लेज़र डिटेक्शन का यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, वो अचानक से ज़मीन पर अगर कहीं पर कुछ ज़मीन के नीचे दबा हुआ है तो वहाँ पर वो ना क्या कर देगा, एक तस्वीर सी बना देगा, भाई यहाँ पर कुछ है। तो आज जो लिडार सिस्टम यूज़ हो रहा है, लिडार सिस्टम का यूज़ इसलिए हो रहा है कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ें दबी हुई हैं तो लिडार सिस्टम के माध्यम से पता लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में ये चीज़ दबी होगी और फिर वो वहाँ की खोज की जा रही है। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग के माध्यम से ही मैसो अमेरिका में मायन सभ्यता के बारे में हमें पता चला है। इसी प्रकार से बहुत सारे मंदिरों के बारे में, जैसे कि अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी हमें लिडार के माध्यम से ही पता चला है। तो जिससे पता चलता है कि आपको लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग जो सिस्टम है, ये किस प्रकार से जमीन के नीचे दबी हुई चीज़ों के बारे में आपको सेंसर से पता लगा देता है। तो आज इतिहास की खोज करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मनुष्य जो है वो तकनीक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अब हम पुरातात्विक उत्खनन की बात करेंगे। तो जब हम पुरातात्विक उत्खनन की बात करेंगे तो उत्खनन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, खुदाई होती है। तो क्या होता है, जब हमें यह पता चल जाता है विभिन्न तकनीकों के माध्यम से कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता दबी हुई होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस क्षेत्र की खुदाई करवाएंगे, उस क्षेत्र का उत्खनन करवाएंगे। उत्खनन भी दो तरीके से होगा। अब देखो, उत्खनन से जितने भी सामान मिलेंगे उन सामान के अध्ययन से हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ के लोग किस संस्कृति को फॉलो करते थे। जैसे कि उत्खनन के दौरान बहुत सारे बर्तन मिलते हैं। देखो, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। कुछ टाइप की चीज़ें होती हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए वैसे की वैसी दबी रह जाती हैं या उनके सांचे मिल जाते हैं। तो जैसे बहुत सारी खुदाई के दौरान बर्तन मिलते हैं, औजार मिलते हैं, गहने मिलते हैं, कब्रें मिलती हैं, घरों के अवशेष मिलते हैं। तो इसके आधार पर ना संस्कृति को डिफाइन किया जाता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब एक ही टाइम पीरियड पर दो तीन जगहों की खुदाई होती है तो उसमें ना पुरातात्विक ये सोचता है क्या इसमें समानता है। अगर हर जगह एक जैसे बर्तन मिल रहे हैं, मान लो हर जगह एक जैसी बसावट मिल रही है, हर जगह एक ही जैसी डिजाइनिंग मिल रही है, तो हम मानेंगे यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र एक ही था।
लेकिन हर क्षेत्र के बर्तनों की बनावट अलग है, हर क्षेत्र में जो है औजार अलग टाइप के हैं, तो हम कहेंगे क्षेत्र कभी एक नहीं था, ये क्षेत्र अलग अलग थे और शायद आपस में इनका संघर्ष चलता होगा या आपस में इनका संबंध होगा। तो उत्खनन से इतनी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अब जो ये भूवैज्ञानिक होते हैं, ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज पुरानी थी और कौन सी चीज नहीं थी? तो देखो पता क्या होता है, समय के साथ बाढ़ आती हैं, मिट्टियाँ आती हैं, रेतीले तूफान आते हैं, तो चीज़ें एक के नीचे एक दबती जाती हैं, जिसके वजह से एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत, एक के ऊपर एक परत बनती चली जाती है। तो जो सबसे नीचे वाली परत होती है ना, हम कहते हैं वो परत सबसे पुरानी है, और जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो हम कहते हैं सबसे नई है। फिर हम तकनीकों का प्रयोग करके ये बताते हैं कि जो सबसे नीचे वाली परत है वो कितनी पुरानी रही होगी और जो सबसे ऊपरी परत है वो कितनी पुरानी रही होगी। तो ये सारा सारा सिस्टम चलता है। तो ये मत सोचो कि इतना इजी है इतिहास का अध्ययन। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जिनके इतिहास में रुचि है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है भाई ये, वरना तो ये बहुत ही ज़्यादा बोर कर देती है। तो फिर भी हम पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर में पास होना है तो। इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये किताबें बिल्कुल पैनेशिया का काम करती हैं, यानी कि रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि इसमें से एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो देखो उत्खनन के दो तरीके हैं, यानी कि जो खुदाई होती है इसके भी कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्षैतिज और दूसरा है ऊर्ध्वाधर। जैसे कि जिस बच्चे को इन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, आपको पता है इंग्लिश में, तो मैंने लिख इसमें देखो निशान बना दिया है। जब हम सीधी रेखा में खुदाई करते हैं, सीधी रेखा में उत्खनन कार्य होता है, तो एक ऐसा खनन कहलाता है क्षैतिज। और जो ऊपर से नीचे की तरफ यानी गहराई की तरफ खुदाई होती है तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मैंने ये निशान बना रखा है। तो देखो क्षैतिज खुदाई क्यों होती है? तो क्षैतिज खुदाई इसलिए होती है, हम ये जानना चाहते हैं कि एक ही टाइम पीरियड के दौरान एक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। यानी कि एक क्षेत्र से जब हम सीधी खुदाई करेंगे तो क्या पता चलेगा? तो क्षैतिज खुदाई से हमें यह पता चलेगा कि लोग कहाँ, एक ही स्थान मतलब एक जैसी सभ्यता के लोग कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे। अगर हमें विस्तार से जानना है कि लोग कैसे रहते थे तो हमें क्षैतिज खुदाई करवानी पड़ती है, यानी कि एक सीधी रेखा में लगातार बहुत लंबे क्षेत्रों तक खुदाई की जाती है। इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि जो बस्तियों की सीमाएं वो कहाँ से कहाँ तक थी। एक सीधी रेखा में जब खुदाई होगी तो इससे पता चलेगा बस्तियों की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी, और उन क्षेत्रों पर शायद कैसे किस टाइप की सभ्यताएं निवास करती होंगी, वो लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते होंगे। लेकिन जो ये उत्खनन है ना, ये एक विनाशकारी प्रक्रिया, ये बात ध्यान रखना। क्यों? इससे बड़े पैमाने पर जब खुदाई तो हो जाती है लेकिन उसके बाद उस तरीके से चीज़ों का सेटअप नहीं हो पाता, इसलिए हम देखते हैं कई बार ज़मीनें नीचे धंस जाती हैं, भूस्खलन आ जाता है। तो जब भी कहीं पर खुदाई हो रही है तो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। चीज़ों के बारे में पता तो चलता है, वो जो जमाव होता है प्राकृतिक उसे हटा तो दिया जाता है, लेकिन जब जमाव को दोबारा से वैसे ही रखा जाता है, भराव फिर से किया जाता है, तो ना वो चीज़ें वैसे सेटअप नहीं हो पाती हैं, इसलिए कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ भी जाती हैं। तो क्षैतिज खुदाई से आपको एक सभ्यता की पूरी जो सिस्टमैटिक चीज़ें वो पता चलेंगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर तरीके से जब खुदाई होगी, ऊपर से नीचे की ओर जब खुदाई होगी, तो हमें पता है टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे जितनी ज़्यादा दबी होगी वो उतनी ज़्यादा पुरानी होगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा ऊपर होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या होगी, नई होगी। ठीक है भाई। तो उत्खनन के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? उत्खनन के माध्यम से ये पता चलता है कि चीज़ें, लोग वहाँ पर कैसे रहते थे, घरों के ढांचे कैसे थे, पक्की ईंटें थी या छप्पर वाले घर थे। इसके साथ साथ पानी के लिए वो किन स्रोतों का उपयोग करते थे, नदियों पर डिपेंड थे या कुओं पर डिपेंड थे, टैंक बनाते थे या फिर स्नानागार मिले, शौचालय का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, अन्न को कहाँ रखते थे, क्या उसके लिए कोई गोदाम बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, इसके अलावा धार्मिक स्थल थे या नहीं थे, और किस तरीके के वो औजारों का यूज़ करते थे। अगर वो लंबी दूरी की व्यापार करते थे तो व्यापार कैसे होता था, किन चीज़ों का होता था, और किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, और मृतक लोगों के साथ अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। ये सब चीज़ें हमें पुरातात्विक खुदाइयों से ही पता चलती हैं। आगे चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि जो खुदाइयों के दौरान जो साक्ष्य मिलते हैं, खुदाइयों के दौरान जो सामान मिलता है, इस सामान के आधार पर किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन विधियों के माध्यम से कैसे टाइम पीरियड सेट किया जाता है। इस सब की चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 2 में करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के जो भाग 1 में अब तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा इतिहास और पुरातत्व दोनों का उद्देश्य एक होता है लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। फिर हमने यही पढ़ा मानव अतीत को कितने भागों में बांटा जाता है? 2, एक ऐतिहासिक और एक पूर्व ऐतिहासिक। फिर हमने पुरातत्व का इतिहास पढ़ा। फिर हमने मानव निर्मित उपस्कर और इको फैक्ट के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार से किसी स्थल की बनावट में योगदान देता है। फिर एक पुरातात्विक स्थल कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ा। फिर पुरातात्विक अन्वेषण
के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इसके बारे में भी चैप्टर नंबर इस पार्ट 2 में और भी अध्ययन करेंगे। फिर जो उत्खनन किया जाता है कितने टाइप से किया जाता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। आगे चैप्टर में जो साक्ष्य का विश्लेषण है इस चैप्टर के भाग 2 में पढ़ेंगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट तड़ातड़ करते रहो आप, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहो ताकि जल्दी जल्दी आपके जो ये कोर्स है इसे कंप्लीट करवाया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।